रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, जिसमें से एक मुख्य उद्देश्य है 23वां रशिया इंडिया एनुअल समिट, जिसमें भारत और रूस के बीच जो वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है उसे संपन्न करना। वार्षिक शिखर सम्मेलन जिसे क्या कहा जा रहा है, जैसे 23, देखिए 23वां है, जिससे पहले 22 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 23वां इंडिया रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन या एनुअल समिट, ठीक है। इसमें जो कल बैठक संपन्न हुई है, उस बैठक में रक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई है। ये कौन कौन से सेगमेंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम जानेंगे इंडिया और रशिया के 60+ ईयर के इतिहास के बारे में। पिछले 60 से भी अधिक वर्षों में जो भारत और रूस के बीच संबंध रहे हैं वो किन चीजों को लेकर आगे बढ़े हैं, ये भी जानेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें उस दशक की जब पूरा पश्चिमी विश्व भारत की सहायता करने से हिचकिचा रहा था, तब 1960 के शुरुआती दौर में रूस वह देश था जिसने भारत की मदद की, जिसने भारत के मिलिट्री इन्वेंट्री को एक नई दिशा प्रदान की। तो शुरुआत करते हैं 1960 के दशक के शुरुआती समय से, जब रूस ने भारत को MiG-21 दिया था। ये उस समय बहुत बड़ी बात मानी जा रही थी, क्योंकि इसने भारत का पहला डिफेंस लोकलाइजेशन मॉडल प्रस्तुत किया। भारत का पहला डिफेंस मॉडर्नाइजेशन मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉडर्नाइजेशन मॉडल प्रस्तुत किया भारत में। उस भारत के लिए जो पश्चिमी देश उस समय सहायता नहीं कर रहे थे, तब रूस ने सहायता की, ठीक है। लगभग 1970 से 80 के दशक की बात की जा रही है। ये तो 1960 के हमने आसपास की बात की, 1960 के शुरुआती समय की बात की। जब हम 1970 से 80 की बात करते हैं, 1970 से 80 के दशक की बात करते हैं, ये वो समय था जब इसने Su-7 भारत को दिया, सुखोई 7, टैंक 72, इसके बाद टैंक 90 भी उसने भारत को प्रदान किया। मिसाइल सिस्टम को लेकर फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन जो भारत को उसने लीज पर दिया था 1987 में, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन उसने भारत को लीज पर दिया था। ये उस समय उसका सबसे बेहतरीन कदम माना जा रहा था। यानी अगर कोई देश अपना न्यूक्लियर सबमरीन किसी देश को लीज पर देता है, इसका मतलब देश पर विश्वास करता है। तो ये दोनों देशों के बीच जो आप कह सकते हैं साझेदारी है, समन्वय है, उसे प्रगाढ़ता की ओर दिखाता है, जो 1970 से 80 के बीच में संभव हो पाया। मिसाइल सिस्टम को लेकर, इनके प्रोडक्शन को लेकर बात शुरू हुई कब? 2000 के दशक। देखिए, मिसाइल सिस्टम को लेकर 70 से 80 के बीच में ही चर्चा हो गई थी, ये ध्यान रखें। लेकिन इनका जो प्रोडक्शन है, जब भी हम बात करते हैं फाइटर जेट्स की, तो सुखोई देखिए तो Su-57 का नाम आता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं 2000 के दशक में, तो Su-30 MKI सबसे बेहतरीन इनके हम कह सकते हैं प्रोडक्शन में से एक इसने 2000 के दशक में ये भारत को दिया। फ्रिगेट की बात करते हैं, सबमरीन की बात करते हैं, इन्हें लेकर जो जॉइंट प्रोजेक्ट चले, सबसे सफल जॉइंट प्रोजेक्ट के रूप में माना जाता है ब्रह्मोस को। तो रूस वह देश है जिसने भारत के साथ कई सारे जॉइंट वेंचर चलाए, जॉइंट प्रोजेक्ट किए। ये जॉइंट प्रोजेक्ट जो कि सफल भी हुए और भारत की जो हमारी कह सकते हैं सैनिकों से जुड़ी हुई जितने भी हमारे फाइटर जेट्स हैं, बात करें हमारी रक्षा को लेकर, रक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर, उसकी मॉडर्नाइजेशन को लेकर, तो रूस ने हमारी मदद की, ठीक है। बात करें कठिन भू राजनीतिक माहौल की, अभी जो भू राजनीतिक माहौल है उसमें चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ऐसे में रशिया पर वेस्टर्न जो पश्चिमी देश है उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। ऐसे माहौल में रूस का भारत आना, भारत और रूस के बीच में जो संबंध है उनको प्रगाढ़ता की ओर ले जाना, आप कह सकते हैं थोड़ा सा अन्य देशों की तुलना में भारत को लेकर एक अलग रुख दिखाता है। इसके अलावा भारत पर अमेरिका ने भी आर्थिक तनाव या आप कह सकते हैं दिए हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जैसे टैरिफ। भारत की जो रूसी तेल खरीद है उसे अमेरिका क्या मानता है कि ये यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। भारत ने ये भी अपना क्लियर स्टैंड बताया कि भारत किसी देश के साथ कैसा संबंध रखना चाहता है, कि पूरी तरह उसका सॉवरेन मामला है, पूरी तरह यह मामला उसका संप्रभु है, कोई दूसरा देश इसके लिए उसे तनाव नहीं दे सकता।
जबकि रशिया जो है वह आर्थिक निर्भरता उसकी चीन पर बढ़ी है, तो वो भारत को एक स्वतंत्र पार्टनर के रूप में देखना चाहता है। इसलिए रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये भारत जो चीन को संतुलित करने के लिए रूस का एक अच्छा कदम माना जा रहा है और ये भारत को एक स्वतंत्र पार्टनर के रूप में देख रहा है। कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी, तो भारत और रूस के बीच में संबंध बेहतर हो, इसके लिए चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, जिस पर काम भी चल रहा है। ठीक है, तो इसे संचालित करने की बात की जा रही है। तो यदि हम भारत रूस संबंध की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखेगा 1960 से लेकर अभी तक भारत और रूस का जो आज तक का जो भारत और रूस का जो संबंध रहा है, चाहे वह रक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर हो, चाहे वह व्यापार को लेकर हो, वो लगातार बेहतर ही हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भारत ने अपनी एक मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी बनाई है। कि भारत की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी ये क्या है? भारत की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी की जब बात करते हैं तो भारत हर देश के साथ संबंध बनाकर चलता है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंपॉर्टेंट देता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि किसी देश के साथ कब क्या खरीदना है ये भारत तय करेगा। कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी में हमने बात की चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। ठीक है, इसके तहत क्या करेगा? चीन पर रूस अपनी निर्भरता कम करके भारत की ओर अपना रुख बना रहा है ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। भारत ना केवल रूस के साथ है बल्कि अपनी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी के साथ भारत अन्य देशों के साथ भी आगे बढ़ना चाहता है। वह किसी एक ब्लॉक में फिट होकर नहीं रहना चाहता। जैसे भारत रूस के साथ जरूरी तकनीकें खरीद रहा है, लेकिन भारत ने यूएसए यानी अमेरिका के साथ भी तो डिफेंस से जुड़े हुए कई सारे पॉलिसीज बनाई है। अमेरिका के साथ उसने कई सारी हाईटेक डिफेंस जो इक्विपमेंट है उन्हें लेने की बात कही है। यूरोप और जापान के साथ भी भारत सहयोग बनाकर चलता है। यूरोप और जापान के साथ ताकि चीन को संतुलित किया जा सके। इतना ही नहीं, भारत ने इजराइल के साथ, फ्रांस के साथ भी अपने कई सारे डिफेंस को लेकर पॉलिसीज बनाई और उनसे आगे इसे लेकर कैसे आगे काम करना है इस पर भी डिस्कशन हुआ है। तो भारत किसी एक ब्लॉक पर फिट ना होकर अपनी आर्थिक और सामरिक हित को प्राथमिकता देना चाहता है। यही भारत का मुख्य उद्देश्य है और इसे ही कहा जा रहा है भारत की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी। देखिए, भारत और रूस के राष्ट्रपति का जो भारत विजिट है वो इम्पोर्टेंट है और इसमें उन्होंने जो रशियन लैंग्वेज में गीता है उसे पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भेंट किया और इसके बाद यह खबर थोड़ी सी और सुर्खियों में आ गई। हमने बात की 60+ ईयर की हिस्ट्री के बारे में, हमने बात की दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड्स होने हैं उसे कैसे तनाव से मुक्त किया जाए, कैसे छोटे छोटे मॉड्यूलर को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत हो, कैसे दोनों देशों के नेताएं आपस में मिलकर जो डिफेंस है उसमें बेहतर काम कर पाए। रातों रात तो इसे चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि 60 साल से लगातार रूस ने भारत की मदद की है डिफेंस को लेकर। तो अब देखते हैं आने वाले समय में ये क्या नया रुख लेता है। ये ध्यान रखिएगा कि रूस के साथ भारत हाई वैल्यू यदि कॉपरेशन कर रहा है तो वहीं भारत यूएसए के साथ एडवांस प्रोक्योरमेंट एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के साथ ये लगातार संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही तरफ भारत का रुख है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि यदि आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक नया कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। और इस कोर्स की कीमत सबसे कम है लगभग 24,999 रुपए। यदि हम बात करें पूरे फाउंडेशन कोर्स की तो ध्यान रखें यह कवरेज आपको 14 महीने में मिल जाएगा, यानी आपको पूरा फाउंडेशन 14 माह में इस कोर्स में कवर करके मिलेगा जिसमें आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। साथ में इस कोर्स के साथ आपको 2 वर्षों तक की करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी और करंट अफेयर जो दृष्टि की मैगजीन है उसकी पीडीएफ भी मिलेगी 24 महीने तक। तो यदि आप अपना पूरा फाउंडेशन के साथ साथ करंट अफेयर भी कवर करना चाहते हैं, आपको मैगजीन भी चाहिए, उसकी पीडीएफ भी चाहिए, क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके लाइव चैट के दौरान अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि पूरा लाइव ऑनलाइन कोर्स होगा जो स्टूडियो से होगा। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो कॉल करें क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है 8750187501 पर, या डाउनलोड करिए दृष्टि लर्निंग ऐप क्योंकि दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको सारी जानकारी डिटेल मिल जाएगी
और एडमिशन लेने के लिए इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, चाहे तो दृष्टि लर्निंग ऐप से आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में और देखते हैं हमारे सेशन का प्रश्न। प्रश्न है, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को क्या भेंट दिया है? ऑप्शन ए वेदों का अंग्रेजी अनुवाद, ऑप्शन बी भगवद गीता का रूसी अनुवाद, ऑप्शन सी महाभारत की प्रतिकृति और ऑप्शन डी उपनिषदों का संग्रह। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।